हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 11 जून और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नॉर्वे चेस टाइटल 2026 के बारे में। देन हम देखेंगे इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बारे में, जो कि हाल ही में लागू हुआ है। देन हम देखेंगे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में। इंडिया यूएस आर्मी टू आर्मी जो स्टाफ टॉक है उसके बारे में देखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। देन हम देखेंगे मैंगो मैजिक फेस्टिवल के बारे में, प्रोजेक्ट ग्लास विंग के बारे में देखेंगे। हाल ही में न्यूज में रहा ये जो टर्म है रेपो रेट, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा सी ऑफ अजोव के बारे में, यानी कि अजोव सागर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। The India-UK Critical Minerals Global Supply Chain Observatory, launched in June 2026, is a joint initiative of which two academic and research institutions? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2026 में शुरू की गई जो भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है, उसको किन दो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों ने मिल करके शुरू किया है, या कि ये किन दो संस्थानों की संयुक्त पहल है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेकंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड इंपीरियल कॉलेज लंदन, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बताना है इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी जो है वो किन दो संस्थाओं की एक संयुक्त पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये पहल है आईआईटी धनबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का। आप देख सकते हैं। So the India-UK Critical Minerals Global Supply Chain Observatory was formally launched in New Delhi by the Union Minister of Coal and Mines, Sri G. Kishan Reddy, and UK Foreign Secretary Ved Cooper. So the observatory is a collaboration between TechSmin, यानी कि Technology, Innovation and Exploration of Mining Foundation, and the Indian Institute of Technology, Dhanbad, and University of Cambridge. So it is designed as a data-driven platform to monitor and analyze global critical mineral supply chains, identify risk and disruptions, and provide market intelligence for policymakers and industry. So this initiative supports the objectives of India's National Critical Mineral Mission and the India-UK Technology Security Initiative. So it focuses on securing resources essential for clean energy transitions, electric mobility, advanced manufacturing, and emerging technologies. तो ये जो इनिशिएटिव है इसको पहली बार अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग द इंडिया यूके प्राइम मिनिस्टर बायलेटरल engagement in October 2025. So this launch marks a milestone in supply chain resilience between the India and the United Kingdom. And this platform enables evidence-based policy making by providing intelligence on critical minerals, which are considered the backbone of the modern economies.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Became the first Indian to win the Norway chess title। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंद या फिर अर्जुन एरिगेसी। आपको बताना है कि कौन से इंडियन चेस प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में नॉर्वे चेस टाइटल जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है आर प्रज्ञानंद। आप देख सकते हैं आर प्रज्ञानंद became the first Indian to win the Norway chess title and he secured the title in Oslo with a final round victory over Vincent Klemmer. So Pragyanand finished with the 18 points to clinch the championship, and the 20-year-old Chennai Grandmaster achieved a feat that had eluded Vishwanathan Anand and D. Gukesh. So during the tournament, he recorded 2 classical wins over Magnus Carlsen. तो आप ध्यान रखेंगे नॉर्वे चेस टाइटल हाल ही में जीता है इंडिया के आर प्रज्ञानंद ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement। So यहाँ पर भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द अग्रीमेंट ऑफिशियली केम इनटू फोर्स ऑन 1st of June 2026। सेकेंड स्टेटमेंट है Oman has provided immediate duty-free access on all 945 textile and apparel tariff lines. Third statement है India is currently Oman's largest supplier of textiles, accounting for 11% of its total imports. And the fourth statement is the agreement incorporates a fully digitalized certificate of origin framework to facilitate trade. और यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है। आपको बताना है कि इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये ओमान का थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स, ना कि फर्स्ट। बाकी आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the India-Oman Comprehensive Economic Framework Agreement officially came into force on 1st of June 2026. It aimed at boosting economic and strategic ties. So ये जो अग्रीमेंट है इसको साइन किया गया था 18th of December 2025 को and it entered into force on 1st of June 2026. So Oman has accorded immediate duty-free access on all 945 textile and apparel tariff lines, eliminating the existing 5% MFN duty. While India accounts for around 11% of Oman's total imports, it ranks as the third largest supplier, not the largest, यानी कि not the top supplier. So the CEPA includes a modern and fully digitalized certificate of origin framework to enable seamless electronic exchange and reduce transaction cost.
So India's exports of textiles, apparel, and handicrafts to Oman were $95.1 million in financial year 2025 and 26. इसके साथ ही अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है विच एम्ड एट डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड एक्सपेंडिंग बायलेटरल ट्रेड। सो अभी इस अग्रीमेंट के तहत ओमान ने ग्रांट किया है जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन 98% ऑफ टैरिफ लाइंस कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who became the third Indian women officer to receive the UN Military Gender Advocate of the Year award? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं मेजर अभिलाषा बराक, मेजर मोनिका, मेजर कृतिका शर्मा या फिर मेजर प्रीति अग्निहोत्री। आपको बताना है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की जो तीसरी महिला अधिकारी हैं वो कौन बनी है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये है इंडिया की मेजर अभिलाषा बराक। अब देख सकते हैं मेजर अभिलाषा बराक, India's first women combat helicopter pilot, received the UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. So the award was presented by Antonio Guterres for her efforts in promoting the role of women in peacekeeping. So she is serving with the United Nations Interim Force in Lebanon as an engagement team commander and gender focal point. So Major Barak helped build trust with the local communities, developed early warning networks, and supported women and girls through education, health, vocational training programs. So she became the third Indian women officer to receive this award after Suman Gawani and Radhika Sheth. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the 29th edition of the India-US Army to Army Staff Talks held? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत अमेरिका सेना से सेना जो स्टाफ वार्ता है जिसका 29th संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है, आपको बताना है कि इसका आयोजन किस जगह पर किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, कैलिफोर्निया, चेन्नई या फिर हवाई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो 29th एडिशन ऑफ जो इंडिया यूएस आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स हुआ है उसका आयोजन किया गया है हवाई में। आप देख सकते हैं The 29th India-US Army to Army Staff Talks were held in Hawaii, and the talks were co-chaired by the Lieutenant General Rajiv Ghai and Lieutenant General Joel Vowell. Discussions focused on strengthening bilateral defense cooperation, enhancing interoperability, expanding professional exchanges, and deepening military collaboration. So both countries reaffirmed their commitment to further strengthening the India-US strategic partnership. हवाई की बात करें तो इट इज एन आइलैंड स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन द पैसिफिक ओशन और इसकी जो कैपिटल है वो है
होनोलुलु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The second edition of the Mango Magic Festival was held in which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो मैंगो मैजिक फेस्टिवल है, इसका हाल ही में दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान या फिर यूनाइटेड किंगडम। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो मैंगो मैजिक फेस्टिवल का जो सेकेंड एडिशन है, इसका आयोजन किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में। The second edition of the Mango Magic Festival was held in Seattle, United States, to promote Indian mangoes in the United States market. So, more than 100 importers and representatives of major retailers, including Costco Wholesale, participated in the tasting event. So, 7 premium Indian mango varieties were showcased, including Alfonso, Kesar, Banganpalli, Himayat, Langda, Dashehri, and Rajapuri. And this initiative was organized by the Consulate General of India in Seattle. So, India is the world's largest producer of mangoes, producing over 26 million metric tons annually with more than 1,000 varieties. तो आप ध्यान रखेंगे, मैंगो मैजिक फेस्टिवल का जो सेकेंड एडिशन है, हाल ही में उसका आयोजन किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Collaborative cyber security initiative was launched by Anthropic in April 2026 to identify and fix vulnerabilities across critical digital infrastructure using the cloud Mythos preview model. सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अप्रैल 2026 में एंथ्रोपिक द्वारा क्लाउड मेथोस प्रीव्यू मॉडल का उपयोग करके महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे में जो कमजोरियां हैं, उनकी पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए कौन सी सहयोगी साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट सिल्वर विंग, प्रोजेक्ट ग्लास विंग, प्रोजेक्ट साइबर लिंक या फिर प्रोजेक्ट माइथोस गार्ड। आपको बताना है एंथ्रोपिक के द्वारा अप्रैल 2026 में कौन सा कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और ये जो इनिशिएटिव है, इसके तहत ये किया जाएगा कि जो भी डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं, उनकी क्या कमजोरियां हैं, उनकी पहचान की जाएगी और फिर उनको ठीक किया जाएगा, यानी कि उनमें सुधार किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट ग्लास विंग। सो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, India has joined a select group of countries guaranteed access to cloud Mythos preview, Anthropic's advanced cybersecurity AI model, as the company expand its Project Glasswing initiative. So ये जो प्रोजेक्ट ग्लास विंग है, ये एक कोलैबोरेटिव साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय एंथ्रोपिक इन अप्रैल 2026. So the goal of this program is to use the Cloud Mythos preview model to identify, analyze, and help fix vulnerabilities across critical digital infrastructure before they can be exploited. So the models excel at analyzing massive software code bases and identifying security flaws that may have remained undetected for years.
So Anthropic has not released Mythos publicly due to concern that malicious actors could use it to exploit software weaknesses. तो ये जो expansion है, it includes approximately 150 organizations across 15 countries. और इन 15 कंट्रीज में जो देश है उनमें है जैसे इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, एक्सेट्रा. So early participants in the program included major tech giants such as Apple, Microsoft, Google, Amazon, Web Services, etc. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू रेपो रेट. सो यहाँ पर रेपो रेट जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है the repo rate is the rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial banks against government securities. Second statement है an increase in the repo rate generally makes borrowing costlier in the economy. And the third statement is the repo rate is one of the key instruments used by the RBI to control inflation. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है रेपो रेट से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप देख सकते हैं the repo rate is the interest rate at which the Reserve Bank of India provides short-term funds to commercial banks, and banks borrow money from the RBI by pledging government securities as collateral. So the term repo stands for repurchase agreement, where banks agree to repurchase the securities later. So it is a key component of the RBI's liquidity adjustment facility, and the repo rate helps banks to meet their short-term liquidity requirements and maintain smooth banking operations. So when the repo rate increases, banks have to borrow from the RBI's at a higher cost. To recover this cost, banks often increase their lending rates, and loans such as home loans, vehicle loans, and business loans become more expensive. So higher borrowing cost discourage excessive spending and borrowings. As a result, overall demand in the economy may slow down. So ये जो repo rate है, it is a major monetary policy tool used by the RBI. So during the period of high inflation, the RBI may increase the repo rate to reduce money supply and demand. So higher interest rates discourage borrowings and spendings, helping contain inflationary pressures. So during economic slowdown, the RBI may lower the repo rate to stimulate borrowings and growth. Therefore, repo rate plays a central role in achieving price stability and maintaining economic balance. वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अभी आरबीआई के तहत जो रेपो रेट है वो रेट रखी गई है 5.25% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%. इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट है वो है 5.50. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following with reference to new collective quantified goal. So यहाँ पर new collective quantified goal जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है the new collective quantified goal is related to climate finance for developing countries.
And second statement is the NCQZ is intended to replace the earlier goal of mobilizing 100 billion US dollar annually. And third statement is the NCQZ seeks to support developing countries in climate mitigation and adaptation efforts. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो एनसीक्यूजी जो है इसका फुल फॉर्म है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल और ये संबंधित है क्लाइमेट फाइनेंस से। So it is a global climate finance target negotiated under the United Nations Framework Convention on Climate Change. The goal focuses on providing financial support to developing countries, and it recognizes that developing countries require substantial resources to address climate change. So climate finance is a key component of international climate cooperation and climate justice. In 2009, developed countries committed to mobilize 100 billion US dollar per year for developing countries. And this target was to support climate action in poorer nations. So the 100 billion US dollar goal was considered insufficient for current climate needs. Therefore, countries negotiated the NCQZ as a new post-2025 climate finance target. So NCQG is intended to succeed and replace the earlier $100 billion annual goal. The climate finance under the NCQZ is expected to support mitigation activities. So यहाँ पर mitigation includes measures to reduce greenhouse gas emissions. And it also supports adaptation activities. Adaptation helps countries to cope with the impact of climate change such as flood, drought, and extreme weather events. So developing countries have emphasized the need for a balanced allocation between adaptation and the mitigation finance. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है ये संबंधित है क्लाइमेट फाइनेंस से। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Sea of Azov, consider the following statements. So यहाँ पर अजोव सागर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ सेमी enclosed inland sea connected to the Black Sea through the Kerch Strait. और सेकंड स्टेटमेंट है It is bordered by Russia and Georgia and receives the waters of the Danube River. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है अजोव सागर से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि सी ऑफ अजोव जो है ये बॉर्डर होता है मेनली बाय रशिया एंड यूक्रेन ना कि जॉर्जिया। आप देख सकते हैं। So Sea of Azov is bordered by Ukraine in the northwest and by Russia in the south. So it is connected to the Black Sea in the south via Strait of Kerch, and Strait of Kerch is located between the Crimean Peninsula in the west and Taman Peninsula in the east. So it is linked with the Atlantic Ocean via Black Sea and the Sea of Marmara and the Aegean Sea. साथ ही ये मेडिटेरेनियन सी से भी लिंक्ड है, ये आप ध्यान रखेंगे। So the Don and Kuban rivers contribute over 90% of freshwater inflow, reducing salinity and bringing nutrients. So it has been a center of Greek colonialization, Bosporan kingdom trade,
Russo-Turkish conflicts, Crimean War operations, and modern geopolitical developments. So it connects Central Asia to global markets via the Volga-Don Canal, linking major river systems and enabling inland water transport. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.